इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें, उसने बोला है कि पी एंड क्यू स्टार्टेड अ बिजनेस विद एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन रेशियो इतना एंड इतना रिस्पेक्टिवली। ओके, पी और क्यू एक बिजनेस को स्टार्ट करते हैं 6 के और 5 के इन्वेस्टमेंट से। आफ्टर ए मंथ्स आर ज्वाइन द बिजनेस विद रुपीज़ इतना मोर देन क्यू। ठीक है, उसने बोला है कि ए मंथ के बाद आर ज्वाइन करता है क्यू से एन रुपीज़ ज़्यादा लेकर। ठीक है, उसके बाद आफ्टर नेक्स्ट बी मंथ्स और बी मंथ के बाद क्यू विड्रू 20% ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट। ठीक है, क्यू क्या करता है, मतलब क्या, ए प्लस बी मंथ के बाद 20% इन्वेस्टमेंट विड्रू कर लेता है, मतलब 4K रहेगा अब इसका इन्वेस्टमेंट। एंड पी एडेड 600 इन इज इन्वेस्टमेंट, और पी ए प्लस बी मंथ के बाद वो क्या करता है, इसमें 600 ऐड कर लेता है, मतलब 6K तो था ही, अब ये 600 इसमें ऐड कर लिया उसने। ठीक है, इफ पार्टनरशिप वॉज फॉर कंप्लीट 2 years देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन। अगर ये पार्टनरशिप 2 years की थी, इसका मतलब नेक्स्ट आपके पास ये 24 माइनस ए माइनस बी, और इसने ये इन्वेस्टमेंट करा होगा 24 माइनस ए माइनस बी मंथ्स के लिए, और इसने इन्वेस्टमेंट करा होगा 24 माइनस ए मंथ्स के लिए। तो हमें एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। स्टेटमेंट फर्स्ट देखते हैं। उसने क्या बताया कि रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ पी एंड क्यू आफ्टर ए प्लस बी मंथ्स इज 15:8 रेस्पेक्टिवली। ओके, उसने क्या बोला कि आपके पास ए प्लस बी मंथ्स के बाद, मतलब हम बोल सकते हैं ना कि 6K प्लस 600 और 4K, इसका जो रेशियो दिया है वो 15/8 दिया है, मतलब ये आपके पास 2 टाइम्स किया, तो यहाँ से 12K प्लस 1200 इज इक्वल्स टू 15K, मतलब K की वैल्यू आपके पास 400 आएगी। अगर K की वैल्यू आपके पास 400 है, तो यहाँ से हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपके पास ये इन्वेस्टमेंट कितना है, ये इन्वेस्टमेंट कितना है, सिमिलरली ये इन्वेस्टमेंट, मतलब एन की वैल्यू तो आप फाइंड आउट नहीं कर सकते ना। तो स्टेटमेंट फर्स्ट तो सफिशिएंट नहीं है इसके आंसर को फाइंड आउट करने के लिए। सेकंड की अगर हम बात करते हैं, उसने बोला है कि आर इन्वेस्टेड इन बिजनेस फॉर 4 months लेस देन क्यू। ठीक है, आर जो इन्वेस्ट करता है बिजनेस में वो 4 months लेस करता है क्यू से। हम जानते हैं ना कि क्यू ने पूरे 24 months इन्वेस्टमेंट करा, राइट, लेकिन जो आर था वो ए मंथ के बाद आया था, तो इसका मतलब आर ने ए मंथ लेस क्यू से इन्वेस्टमेंट करा होगा। इसका मतलब यहाँ से अगर हम देखें तो ए की वैल्यू उसने बता दी कितनी है, 4 है, राइट, और उसने रेशियो ऑफ द प्रॉफिट शेयर रिसीव्ड बाय पी एंड क्यू वो आपके पास ये दिया हुआ है, मतलब पी और क्यू का जो रेशियो है उसने वो दे दिया है। तो इन केस अगर मैं इसको यूज़ भी करता हूँ सिर्फ सेकंड को, इन दैट केस आपके पास ए की वैल्यू है, राइट, आपके पास दोनों का रेशियो दिया हुआ है कि 3:2 है, बट यहाँ पर अगेन आपके पास 2 वेरिएबल्स हैं, एक बी और एक के, है ना, सिर्फ सेकंड से अगर हम देखें तो इसका मतलब क्या है कि सिर्फ सेकंड भी इसका सफिशिएंट नहीं है। थर्ड से अगर हम बात करते हैं तो उसने क्या बताया कि पी हैज़ इन्वेस्टेड द इंक्रीज्ड अमाउंट फॉर ओनली 1 year। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास ये जो इंक्रीज्ड अमाउंट इसने इन्वेस्ट करा वो सिर्फ 1 साल के लिए करा। 1 साल मतलब 12 महीने, इसका मतलब ए प्लस बी आपके पास 12 months होगा, राइट, हमें इतना पता है। और उसने क्या बोला कि एंड दे अर्न अ टोटल प्रॉफिट ऑफ इतना, और टोटल प्रॉफिट इनको पता है, ओके, 79,000। तो सिर्फ थर्ड से भी अगर हम बात करें हमारे पास हमें ये पता चल जाएगा, हमें ये पता चल जाएगा, ये पता चल जाएगा, ये पता चल जाएगा, ठीक है। बट अगेन आपके पास के एक वेरिएबल है, राइट, और टोटल प्रॉफिट अगर पता है तो उस केस में एन की भी आपके पास वैल्यू आएगी। मतलब क्या, अभी भी अगर हम देखें तो हमारे पास सिर्फ थर्ड से आंसर नहीं आ सकता है।
राइट, बिकॉज आपके पास एक के वेरिएबल एक एन वेरिएबल अभी है ना, तो इसको हम नहीं निकाल सकते, और ए भी तो आपके पास वेरिएबल रहेगा बिकॉज ए प्लस बी की आपको वैल्यू पता है ना सिर्फ थर्ड से, तो इसका मतलब इससे भी आंसर को फाइंड आउट नहीं कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पर स्टेटमेंट्स को जोड़ने की बात करता हूँ, इन दैट केस देखिए, अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को जोड़ता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, देखो पी आपके पास जो इन्वेस्टमेंट करता है वो अगर ये 400 रहता मतलब 2400, ठीक है, और ये आपके पास 4 प्लस बी प्लस ये आपके पास 3000 और ये आपके पास 20 माइनस बी, ठीक है। क्यू की अगर हम बात करते हैं तो ये आपके पास 2000 एंड 4 प्लस बी एंड आपके पास 1600 20 माइनस बी, ये है। और इन दोनों का उसने रेशियो दिया हुआ है कितना, ये आपके पास 3/2 है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे हमारे पास b की वैल्यू तो हमें पता चल जाएगी, ठीक है। आप अगर r में भी रखते हैं तो आपके पास आपको ये वैल्यू पता है 2000 है, आपको a वैल्यू पता है, बट अगेन आपके पास n की वैल्यू यहाँ पर प्रॉब्लम देगी, है ना, बिकॉज n से रिलेटेड तो आपके पास रेशियो नहीं दिया हुआ है ना शेयर का। इसका मतलब क्या है, अगेन आपके पास यहाँ से इसके आंसर को नहीं निकाल सकते हैं। अगर मैं इसमें थर्ड को जोड़ता हूँ, इन दैट केस क्या होगा, देखो अगर मैं इसमें थर्ड को जोड़ता हूँ तो आपके पास यहाँ से b की वैल्यू कितनी आएगी, 8 आएगी। तो आपके पास p ने जो इन्वेस्टमेंट करा वो कितना करा, 2400 करा 12 मंथ्स के लिए, फिर उसके बाद 3000 उसने इन्वेस्टमेंट करा 12 मंथ्स के लिए। क्यू की अगर हम बात करें उसने 2000 इन्वेस्टमेंट करा 12 मंथ्स के लिए, और फिर 1600 उसने इन्वेस्टमेंट करा 12 मंथ्स के लिए। आर की अगर हम बात करें तो आर ने 2000 प्लस एन इन्वेस्टमेंट करा, ठीक है, और ये कितने महीने के लिए, 20 मंथ्स के लिए। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ मेरे पास टोटल प्रॉफिट पता है, बट टोटल प्रॉफिट इन सब के बराबर थोड़ी ना होगा। अगर आपको इन केस ये पता होता कि पी का प्रॉफिट शेयर कितना है, क्यू का प्रॉफिट शेयर कितना है, आर का प्रॉफिट शेयर कितना है, इन दैट केस हम इसका यूज़ करके इसके आंसर को फाइंड आउट कर सकते थे एन की वैल्यू को। बट यहाँ से सिर्फ प्रॉफिट उसने दिया हुआ है, ये आपके पास इन्वेस्टमेंट है, अगेन बोलूँगा इन्वेस्टमेंट है, यहाँ से आप इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकाल सकते हैं, बट आप प्रॉफिट का शेयर नहीं निकाल पाएंगे कि पी को कितना यहाँ पर प्रॉफिट मिलेगा, क्यू को कितना मिलेगा, आर को कितना मिलेगा, बिकॉज यहाँ पर टोटल प्रॉफिट गिवन है, राइट। तो इसका मतलब आप तीनों से मिलाकर भी इसके आंसर को फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ओके, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, उसने हमसे बोला है कि डिस्टेंस बिटवीन लखनऊ एंड उन्नाव इज़ 180 किलोमीटर्स, ठीक है। लखनऊ से उन्नाव के बीच का डिस्टेंस कितना है, 180 किलोमीटर्स है। और उसने बोला कि इफ़ आमिर स्टार्टेड ट्रेवलिंग फ्रॉम लखनऊ टू उन्नाव एंड विक्रम स्टार्टेड ट्रेवलिंग फ्रॉम उन्नाव टू लखनऊ साइमल्टेनियसली with different speeds, then what is the speed of आमिर। उसने बोला कि आमिर चलना स्टार्ट करता है लखनऊ से, उन्नाव से विक्रम चलना स्टार्ट करता है, दोनों एक दूसरे की तरफ जाते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट फर्स्ट उसने क्या बोला कि स्पीड ऑफ आमिर इज 33.33% लेस देन द स्पीड ऑफ विक्रम। आमिर की जो स्पीड है वो इसको हम बोल सकते हैं कि 2/3 है, किससे, विक्रम से, फाइन। एंड आफ्टर मीटिंग आमिर एंड विक्रम कवर देयर रिमेनिंग डिस्टेंसेस इन इतना एंड इतना रिस्पेक्टिवली टाइम, ठीक है। तो उसने बोला जैसे कि ये दोनों मीट करें यहाँ पर बीच में कहीं, उसके बाद आमिर ने ये डिस्टेंस और विक्रम ने ये डिस्टेंस कितने कितने टाइम में ट्रेवल करा, आमिर ने इतने टाइम में और विक्रम ने इतने टाइम में ट्रेवल करा, ठीक है। तो यहाँ से जैसे कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 242/60 7/10 मतलब 27। तो हम बोल सकते हैं ना कि आमिर ने मतलब 2x इंटू 27/10 प्लस 3x इंटू इसको हम क्या लिख सकते हैं कि 112/60 1/5
और आई कैन से 6/5, ठीक है। ये हम बोल सकते हैं ये सब इक्वल टू किसके है, टोटल आपके पास डिस्टेंस 180 के, इजंट इट, बिकॉज ये डिस्टेंस चला होगा आमिर ने और ये डिस्टेंस चला होगा विक्रम ने, ठीक है। तो ये आपके पास देखो 5 टाइम्स क्या, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 5 है, ये आपके पास हो जाएगा 27 और 18, 45x इज इक्वल टू 180। तो ये आपके पास देखिए 4 टाइम्स के मतलब x की वैल्यू कितनी 20 है, तो ये आपके पास 40 आ गया, ये आपके पास 60 आ गया। इसका मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट सफिशिएंट है, ठीक है। स्टेटमेंट सेकंड की अगर हम बात करें, उसने बोला कि दे मेट 1 hour 48 minutes आफ्टर दे स्टार्टेड देयर जर्नी, ठीक है। मतलब क्या, ए ने स्टार्ट करी अपनी जर्नी और वी ने स्टार्ट करी अपनी जर्नी, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि ए प्लस वी, ये जो आपके पास टाइम दिया हुआ है 1 hour 48 minutes, इसको हम लिख सकते हैं 148/60, 4/5, तो वी कैन से 9/5 इक्वल टू 180 के, मतलब ये आपके पास 20, तो ए प्लस वी इज इक्वल्स टू 100 के। अभी तक हमें इतना पता है। आगे उसने बोला कि इफ़ आफ्टर मीटिंग आमिर इंक्रीजेज हिज स्पीड बाय इतना एंड विक्रम डिक्रीजेज हिज स्पीड बाय इतना, देन दे विल रीच देयर डेस्टिनेशन साइमल्टेनियसली। उसने बोला कि अगर जब ये दोनों मीट करते हैं उसके बाद आमिर इंक्रीज कर लेता है अपनी स्पीड, मतलब क्या a प्लस 20 कर लेता है और विक्रम क्या करता है, वो v माइनस 20 कर लेता है। इन दैट केस वो अपनी डेस्टिनेशन पर साइमल्टेनियसली पहुंचते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि आपके पास, जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ इसकी, तो मान लेते हैं इसने d डिस्टेंस चला, ठीक है, स्पीड इसकी a प्लस 20, फाइन। इतने ही टाइम में इसने 180 माइनस d डिस्टेंस चला होगा डिवाइडेड बाय v माइनस 20, ठीक है। ये आपके पास यहाँ पर गिवन है। तो यहाँ से अगर हम बात करें, हमारे पास इस इक्वेशन में दो आपके पास वेरिएबल है, तीन आपके पास एक्चुअली वेरिएबल है। यहाँ से अगर आप a और v को पुट भी करते हो यहाँ पर, तब भी आपके पास एटलीस्ट दो वेरिएबल रहेंगे। इसका मतलब क्या है, आप सिर्फ सेकंड से इसके आंसर को नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड की अगर हम बात करें, उसने क्या बताया कि बिफोर मीटिंग आमिर ट्रेवल 36 किलोमीटर्स लेस देन विक्रम ट्रेवल। इसका मतलब क्या हुआ, देखो दोनों ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा होगा मीट करने के टाइम पर, 180, ठीक है। और उसने बोला कि बिफोर मीटिंग, मतलब क्या कि यहाँ से हम बोल सकते हैं v माइनस ए इक्वल टू इसके 36 के। इसका मतलब यहाँ से हम बोल सकते हैं ना, इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 612 डिवाइडेड बाई 2, मतलब क्या 108। ये आपके पास क्या होगा, ये आपके पास डिस्टेंस जो चला किसने, विक्रम ने, और आमिर ने जो डिस्टेंस चला वो 72, ठीक है। तो सिर्फ हम थर्ड से भी इसके आंसर को नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन अगर मैं बात करता हूँ सेकंड और थर्ड की, तो देखिए अगर आप यहाँ पर पुट कर लेंगे इस वैल्यू को, है ना, इन दैट केस आपके पास a और v के वेरिएबल में आपके पास इक्वेशन आएगी, आप इसको और यूज़ करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ओनली फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड टुगेदर आर सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन, फाइन। ओके, सो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, देखिए उसने बोला है कि द शॉपकीपर परचेज्ड एन आइटम फॉर p and sold that item to a customer, then by what amount the cost price was marked up to make the mark price। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन क्या है कि एक शॉपकीपर है, वो एक आइटम को लेकर आता है कितने प्राइस पर, p रुपीज़ पर, वो उसको बेच देता है किसी प्राइस पर, सेलिंग प्राइस पर, ठीक है। हमें ये बताना है कि इसने ये जो कॉस्ट प्राइस है यहाँ से कितना अमाउंट बढ़ाकर मार्क प्राइस बनाया, मतलब आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। स्टेटमेंट फर्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। उसने क्या बोला हमसे कि शॉपकीपर सोल्ड दैट आइटम टू अ कस्टमर एट इतना रुपीज़, ठीक है, आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 10% एंड 20% आफ्टर मार्किंग अप द आइटम 60% अबव द कॉस्ट प्राइस। मतलब क्या है, देखो कॉस्ट प्राइस है आपके पास, मार्क प्राइस है एंड देन सेलिंग प्राइस है। अब शॉपकीपर ने क्या करा, देखो कॉस्ट प्राइस आपके पास p दी हुई है, यहाँ से यहाँ उसने 60% मार्कअप कर दिया। अगर 60% मार्कअप कर देगा इसका मतलब 8/5p बना देगा। उसके बाद क्या करता है, वो 2 डिस्काउंट देता है, कितने कितने, 10% के और 20% के।
इसका मतलब सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी उसकी 8/5p इंटू 9/10 इंटू 4/5, ठीक है। और उसने बोला क्या है, उसने इसको बेचा कितने पर है, p + 125 पर, मतलब यहाँ से यहाँ जो इसको प्रॉफिट हो रहा होगा वो 152 का तो हो रहा होगा ना, इजंट इट। तो अगर हम यहाँ से बात करें, क्या आप इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए, अगर मैं कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लूँ, ठीक है, तो वो इक्वल टू किसके हो जाएगा, इसके हो जाएगा। मतलब आप वहाँ से p की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर आपको p की वैल्यू पता चल जाएगी, इन दैट केस आप यहाँ पर पुट करके कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं, यहाँ पर पुट करके मार्क प्राइस निकाल सकते हैं, फिर दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल करके आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका मतलब फर्स्ट इज सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन, इजंट इट। अगर आपको ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, आप क्या कर सकते हैं, आप कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो लेकर भी कर सकते हैं। कैसे, देखो कॉस्ट प्राइस आपके पास दी हुई है, सेलिंग प्राइस आपके पास दी हुई है, ठीक है, ये आपके पास p है, ये आपके पास 8/5p इंटू 9/10 इंटू 4/5, ठीक है। ये देखो, ये 2 टाइम्स क्या, ये 5 टाइम्स क्या, 144 ही हो गया, p से p कैंसिल आउट हो गया, ये 125 हो गया। दोनों के बीच का अगर मैं डिफरेंस देखता हूँ तो 19 है। ये 19 बराबर किसके है, 152 के है, और 1 बराबर किसके हो जाएगा, 8 के हो जाएगा। इसका मतलब ये वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 1000। अगर कॉस्ट प्राइस आपके पास 1000 आ गई, मतलब p की वैल्यू आपके पास आ गई ना, और अगर p की वैल्यू आपके पास आ गई तो हम जानते हैं आप बस 1000 का 60% भी निकाल लेंगे, मतलब 600 रुपये क्या हो जाएगा, उसने मार्क अप किया हुआ है। हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं। इसका मतलब कंफर्म है ना, फर्स्ट से तो आपके पास आंसर आ जाएगा, देयर इज़ नो इशू। सेकंड से करते हैं हम लोग, ठीक है। उसने क्या बोला है कि द शॉपकीपर मार्क द प्राइस इतना अबव द कॉस्ट प्राइस। चलो देखो, कॉस्ट प्राइस है, मार्क प्राइस है, एंड देन सेलिंग प्राइस है। शॉपकीपर ने क्या करा, ये आपके पास p रुपीज़ था, उसने इसको बढ़ाया कितने रुपए से, 0.28p से, तो मतलब ये आपके पास कितना हो गया, 1.28p हो गया, ठीक है। एंड सोल्ड टू द कस्टमर आफ्टर अलाउइंग 10% डिस्काउंट ऑन इट, और इसको वो बेचता है 10% डिस्काउंट के बाद, मतलब क्या 1.28p इंटू 9/10 पर बेचता है, ठीक है। और उसके बाद उसने बोला है कि एंड द कस्टमर पेड रुपीज़ इतना आफ्टर 5% टैक्स ऑन द परचेज्ड प्राइस। अब देखो, परचेज्ड प्राइस उसका ये था, राइट, लेकिन कस्टमर ने जो प्राइस दिया ये वो कब दिया, 5% टैक्स देने के बाद। इसका मतलब क्या, हम एक चीज़ बोल सकते हैं कि 1.28p इंटू 9/10 इस पर उसने 5% टैक्स देकर दिया, मतलब क्या, इंटू 105/100, ठीक है। इतना उसने प्राइस दिया होगा, और ये बराबर किसके, 1512 के। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे, हम p की वैल्यू निकाल सकते हैं ऑब्वियसली। अगर आपको p की वैल्यू पता चल जाएगी तो आप इसमें पुट करके आप निकाल सकते हैं कि इसने कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस में कितना बढ़ाया था। इसका मतलब क्या है कि सेकंड अलोन इज ऑल्सो सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन। तो फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है, समझ में आ गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, उसने हमसे बोला है कि ABCD वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन हाउ मैनी हार्स इफ A and B are working at 20%, 30% and 20% ऑफ देयर नॉर्मल एफिशिएंसीज रिस्पेक्टिवली। ओके, उसने हमसे बोला कि ये चारों मिलकर कितने टाइम में एक काम को कंप्लीट कर लेंगे अगर ए काम कर रहा है 30% अपनी एफिशिएंसी से और बी काम कर रहा है 20% अपनी एफिशिएंसी से, ठीक है। उसके बाद उसने बताया कि एफिशिएंसीज ऑफ बी इज़ 50% लेस देन द एफिशिएंसी ऑफ ए। ओके, उसने हमें एक और चीज़ बता दी कि जो आपके पास बी की एफिशिएंसी है वो 50% लेस है किससे, ए से, मतलब क्या 1/2 है किससे, ए से। इतनी इन्फॉर्मेशन दी है। और ऊपर उसने बताया था कि ए अपनी 30% एफिशिएंसी से, मतलब क्या 3/10, और बी अपनी 20% एफिशिएंसी से, मतलब क्या b/5, प्लस सी प्लस डी, ये मिलकर कितने टाइम में टोटल वर्क कर लेंगे। तो आपको क्या क्या चाहिए, देखो आपको ए बी सी डी इनकी इंडिविजुअल एफिशिएंसीज चाहिए, ठीक है, आपको टोटल वर्क चाहिए, तभी तो आप टाइम को निकाल पाएंगे, है ना। चलिए स्टेटमेंट फर्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। उसने क्या बताया कि ओनली ए एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन इतना हार्स। ओके,
ए और सी मिलकर अकेले इतने आवर्स में काम को कंप्लीट कर लेते हैं, मतलब क्या 100/9 आवर्स में काम को कंप्लीट कर लेते हैं वाइल वर्किंग विद देयर नॉर्मल एफिशिएंसीज, ठीक है। एंड ओनली बी एंड डी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 24 आवर्स वाइल वर्किंग विद देयर नॉर्मल एफिशिएंसीज। और अगर हम बात करें बी और डी की, तो ये दोनों मिलकर 24 आवर्स में काम को कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ से अगर हम बात करें तो एफिशिएंसीज क्या हो जाएगी, देखो आप अगर इसको एलसीएम ले लेते हैं 600, तो ये आपके पास 6 टाइम 54 हो गया और ये आपके पास 25 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें हमारे पास a प्लस सी की वैल्यू आ गई कितनी 54 और b प्लस डी की वैल्यू आ गई कितनी 25। सिर्फ इतना ही तो हमें पता है ना। अगर हम बात करें यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या पता कर सकते हैं, देखो आपको a की एफिशिएंसी पता है कितनी है, इसको हम 2k लिख लेते हैं, c की एफिशिएंसी c लिख लेते हैं इक्वल टू 54, b की एफिशिएंसी कितनी है इसके अकॉर्डिंग में लिख रहा हूँ है ना, कितनी है k प्लस डी इज इक्वल्स टू 25। अब देखो यहाँ से अगर हम बात करें तो c की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 54 माइनस 2k। यहाँ से अगर हम बात करें d की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 25 माइनस k, ठीक है। अगर मैं इन दोनों का यूज़ भी करता हूँ इसमें, इन दैट केस देखिए आपके पास 3 a की जगह हम लिख सकते हैं कितना 2k अपॉन 10 प्लस b की जगह हम लिख सकते हैं k अपॉन 5 प्लस c की जगह 54 माइनस 2k, d की जगह 25 माइनस k, ठीक है, इंटू t इज इक्वल्स टू 600। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ मेरे पास दो वेरिएबल्स है ना t और k, तो इसका मतलब क्या है यहाँ से मैं इसके आंसर को फाइंड आउट नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए फर्स्ट अकेला तो सफिशिएंट नहीं है इसके आंसर को फाइंड आउट करने के लिए। सेकंड की अगर हम बात करें तो उसने बोला कि ओनली ए एंड डी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन इतना हार्स वाइल वर्किंग विद देयर नॉर्मल एफिशिएंसीज, मतलब क्या कि ए प्लस डी मिलकर 15 घंटों में काम को कंप्लीट करते हैं और बी और सी ये अकेले मिलकर इतने टाइम में काम को कंप्लीट करते हैं। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ये आपके पास जाएगा कितना और 200/13, ठीक है। यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 600, ये आपके पास कितना हो गया 40 और ये आपके पास 3 टाइम्स 39, ठीक है। अब यहाँ से भी अगर हम बात करें तो हमारे पास a प्लस डी कितना गिवन है 40 गिवन है और b प्लस सी कितना गिवन है 39 गिवन है। अगेन अगर हम फिर से बात करें यहाँ पर कि आप a की जगह क्या पुट करें 2k पुट करें, b की जगह क्या पुट करें 1k पुट करें, इन दैट केस ऑल्सो आपके पास यहाँ पर जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, यहाँ पर हमारे पास k से इक्वेशन बनेगी फिर उसके बाद इंटू t इज इक्वल्स टू 600। तो इसका मतलब क्या है सिर्फ सेकंड से भी आप इसके आंसर को नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन क्या मैं फर्स्ट और सेकंड दोनों को जोड़कर इसके आंसर को फाइंड आउट कर सकता हूँ। देखिए अगर मैं इस इक्वेशन को लिखना चाहूँ तो यहाँ पर c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 54 माइनस a हो जाएगी। यहाँ से अगर मैं c की वैल्यू निकलना चाहता हूँ तो कितनी हो जाएगी 39 माइनस b हो जाएगी। अगर मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूँ तो क्या हो जाएगा, देखो आपके पास 54 माइनस a इज इक्वल्स टू 39 माइनस b। अब a आपके पास कितना 2k, ठीक है, b आपके पास कितना है k, तो यहाँ से अगर हम देखें -54 ये है, तो यहाँ से अगर मैं देखूँगा k की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है 15 आ रही है। अगर k की वैल्यू आपके पास 15 है इसका मतलब a की जो एफिशिएंसी है वो कितनी हो जाएगी 30 हो जाएगी, b की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 15 हो जाएगी, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं ना, c की एफिशिएंसी बताइए आपके पास कितनी हो जाएगी, अगर हम इसमें से माइनस कर देते हैं तो आपके पास 24 हो जाएगी और आपके पास फिर d की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, देखो 25 माइनस 15 10 हो जाएगी। अब आपको करना क्या था, आपको बस यहाँ पर इसका ही तो यूज़ कर रहा था ना। देखिए आपके पास इंडिविजुअल सबकी एफिशिएंसीज पता चल गई हैं, ठीक है, टोटल वर्क आपके पास पता चल गया है, आप यहाँ पर पुट करके इसके आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट और सेकेंड दोनों का यूज़ करके हम इसके आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। ओके, तो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है इसको हम समझ लेते हैं। देखिए उसने बोला है कि n men 6 women and m children
आर गिवन सम वर्क टू डू सच दैट ऑल मैन कैन डू द वर्क इन इतना डेज। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं कि आपके पास मैन कितने हैं, एन है। ठीक है, वुमेन कितनी है, 6 है। फाइन, चिल्ड्रन कितने हैं, वो आपके पास एम है, राइट। उसने क्या बताया कि जितने भी आपके पास मैन हैं वो सब 5/3 डेज में काम को कंप्लीट कर लेते हैं। मतलब मैं ये चीज़ बोल सकता हूँ ना कि देखो आपके पास नंबर ऑफ मैन कितने, एन है, तो एन मैन। ठीक है, हर एक पर्सन की हम एफिशिएंसी मान लेते हैं कितनी है, वो एम है। ठीक है, एन एम कितने डेज में, 5/3 डेज में टोटल वर्क करता है। तो ये आपके पास टोटल वर्क हो गया किसके रिस्पेक्ट में, मैन के रिस्पेक्ट में। ऑल वुमेन कैन डू द सेम वर्क इन के डेज। अगर हम वुमेन के रिस्पेक्ट में लिखना चाहें तो बोल सकते हैं ना कि सारी वुमेन, मतलब क्या 6 वुमेन कितने के डेज में इस काम को कंप्लीट करती हैं। ये भी आपके पास टोटल वर्क हो गया किसके रिस्पेक्ट में, वुमेन के रिस्पेक्ट में। एंड ऑल चाइल्ड कैन डू द सेम वर्क इन इतना डेज। अगर मैं चिल्ड्रन के रिस्पेक्ट में लिखना चाहता हूँ तो लिख सकता हूँ ना, कितने एम चाइल्ड कितने डेज में, ये आपके पास हो जाएगा कितना, 15/4 डेज में काम को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया इतना। अब उसके आगे देखिए उसने क्या बोला हमसे कि एफिशिएंसी ऑफ ईच मैन एंड ईच चाइल्ड आर इन द रेशियो 3:2 रिस्पेक्टिवली। ओके, हर एक मैन मतलब कि ये जो आपके पास छोटा m है और ये जो आपके पास छोटा c है, इन दोनों का उसने रेशियो दिया है कितना, 3:2, बिकॉज एफिशिएंसी इसका रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, आगे क्या बोला है उसने कि व्हेन x चिल्ड्रन वर्क फॉर 3 डेज। जब x चिल्ड्रन काम करते हैं 3 डेज, x चिल्ड्रन काम करते हैं 3 डेज। ठीक है, अच्छा x चिल्ड्रन की बात करिए तो c लिख लो यहाँ पर। फाइन, देन द रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाय 3 वुमेन इन 3 डेज। ओके, तो जो बाकी का बचा हुआ काम है वो कौन कंप्लीट करता है, 3 वुमेन कितने डेज में, 3 डेज में। तो ये बराबर किसके हो जाएगा, टोटल वर्क के हो जाएगा। ठीक है, इस इक्वेशन को ध्यान में रखिएगा। इतनी आपके पास इंफॉर्मेशन है। उसने बोला क्या है कि आपके पास x की वैल्यू निकालिए, मतलब आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं थोड़ा समझिए। अगर मैं बात करता हूँ इसकी और इन दोनों की, तो इन दैट केस में क्या लिख सकता हूँ, देखो आपके पास n, m की जगह मैं 3 लिख सकता हूँ। ठीक है, इसको 3y मान लीजिए, इसको 2y मान लीजिए। ठीक है, अभी अगर मैं लिखना चाहूँ तो 3y इंटू 5/3। ठीक है, ये इक्वल टू किसके हो जाएगा, इसके, बिकॉज टोटल वर्क की तो है ना ये आपके पास। तो m इंटू सी मतलब क्या, 2y इंटू 15/4। तो ये आपके पास कैंसिल आउट हो गया, y से y कैंसिल आउट हो गया, ये आपके पास 2 टाइम्स गया। ठीक है, ये आपके पास 3 टाइम्स गया। मतलब अगर हम लिखना चाहें तो n/m इक्वल टू किसके, 3/2 के। मतलब क्या, इसकी वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, इसको मान लीजिए 3a, इसको मान लीजिए 2a। मतलब क्या, नंबर ऑफ मैन जितने हैं और नंबर ऑफ चाइल्ड जितने हैं उनका रेशियो हमारे पास 3:2 आ गया। इतनी इन्फॉर्मेशन अभी तक हमारे पास गिवन है। अब हम स्टेटमेंट्स लिख लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट की अगर हम बात करते हैं तो इन दैट केस देखिए उसने क्या बोला है कि 6k चाइल्ड वर्क्स फॉर अ डे, देन रिमेनिंग वर्क वॉज कंप्लीटेड बाय अ मैन इन 10 डेज। अच्छा, तो देखो 6k, अब k क्या है आपके पास, अगर हम बात करें k आपके पास यहाँ पर दिया है, तो 6k चाइल्ड मतलब c। ठीक है, वो एक दिन काम करते हैं, उसके बाद बाकी का बचा हुआ काम कौन कंप्लीट करता है, अ मैन। मतलब क्या, 1 मैन बाकी का बचा हुआ काम 10 डेज में कंप्लीट करता है। ये बराबर किसके है, टोटल वर्क के है। ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अगर मैं यहाँ से लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, देखो आप इसको 6k की जगह आपको नहीं पता है, c की जगह हम यहाँ से इसका यूज़ कर सकते हैं। मतलब मैं बोल सकता हूँ ना कि इंटू 2y, ठीक है, प्लस
1 एम की जगह हम लिख सकते हैं इंटू 3y इंटू 10 इज इक्वल्स टू, अब टोटल वर्क अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं इसको भी लिख सकता हूँ, ठीक है, और इसको भी लिख सकता हूँ, दोनों ही हमारे पास है। और चाहे तो आप इसके रिस्पेक्ट में भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पर आपके पास एक वेरिएबल w का और बढ़ जाएगा। तो अगर मैं चिल्ड्रन के रिस्पेक्ट में लिखना चाहता हूँ तो लिख सकता हूँ। अब देखो m की वैल्यू आपके पास कितनी है, m की वैल्यू आपके पास है 2a, तो 2a, ठीक है, इंटू c की वैल्यू आपके पास कितनी है 2y इंटू 15/4। यहाँ से अगर हम देखेंगे, ये देखो ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं हमारे पास क्या बचेगा, y को आप कैंसिल आउट कर लीजिए, आपके पास 12k प्लस 30, यहाँ पर कुछ आपके पास नहीं बचा, इज़ इक्वल्स टू कितना आ रहा है 15a आ रहा है। ये आपके पास एक इक्वेशन बन रही है। क्या इसका किसी तरीके से यूज़ करके आप इस x की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं? नहीं, हमारे पास ये जो दो वेरिएबल्स हैं वो आपके पास अभी भी बचेंगे ही। इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट अलोन तो सफिशिएंट नहीं है इसके आंसर को फाइंड आउट करने के लिए। चलिए सेकंड की बात करते हैं हम लोग। सेकंड में उसने हमें क्या बताया, देखिए उसने बोला है कि n+13% चिल्ड्रन कैन डू होल वर्क इन इतना डेज। अच्छा, अगर n की हम बात करें, n की जगह हम लिख सकते हैं ना कितना 3a प्लस 13, ठीक है, परसेंट ऑफ चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन है कितने, अगर हम बात करें 2a है, ठीक है, और इनकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, अगर हम यहाँ से लिखना चाहते हैं तो 2y लिख सकते हैं, ठीक है। ये जो है वो कितने डेज में 2n+3 डेज में, मतलब 2n+3 कितना 3a प्लस 3 डेज में टोटल वर्क कंप्लीट करते हैं। अब टोटल वर्क बराबर किसके हैं, अगर हम लिखना चाहें इसका यूज़ करना चाहें तो हम लिख सकते हैं ना, देखो आपके पास m की वैल्यू कितनी है, वो है 2a इंटू चिल्ड्रन की एफिशिएंसी कितनी है, वो है 2y, ठीक है, इंटू कितना 15/4, ठीक। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखिए ये आपके पास यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया, ये आपके पास 50 टाइम्स गया, ये 2 टाइम्स गया, ये 25 टाइम्स गया, ठीक है, 3 से ये 5 टाइम्स गया। तो अगर हम बात करें हमारे पास क्या आ जाएगा कि 3a प्लस 13 a प्लस 1 इज इक्वल्स टू 125, ठीक है। यहाँ से अगर हम बात करें ये आपके पास कितना जाएगा 6, सॉरी इसको हम लिख सकते हैं कितना, ये आपका जाएगा 3a² प्लस 3a प्लस 13a प्लस 13 इंटू 2 यहाँ पर, और ये 125, ठीक है। और ये आपका जाएगा कितना 6a² प्लस, यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो 16a प्लस 26 माइनस 125 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू जो है वो पॉइंट्स में आएगी, बट हम जानते हैं ना कि आपके पास जो मैन है वो पॉइंट्स में तो हो नहीं सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि सेकंड अलोन इज़ ऑल्सो नॉट सफिशिएंट, आगे की यूज़ करने की हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, ठीक है, समझ में आ गया। अगर हम थर्ड इक्वेशन की बात करते हैं, इन दैट केस देखिए थर्ड स्टेटमेंट में आपके पास क्या गिवन है, उस टाइम से बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय ईच मैन एंड ईच वुमेन इज़ इतना, ठीक है। मतलब अगर हम बात करें m/w कितना दिया हुआ है 4/3 दिया हुआ है, ये टाइम का रेशियो है, तो एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ जाएगा 3:4 हो जाएगा, ठीक है। आगे उसने क्या बोला है कि 33.33% ऑफ वुमेन, मतलब कितना इसका 1/3, तो 2 वुमेन, ठीक है। अब वुमेन की जगह हम 4 लिख सकते हैं, फाइन, एंड ऑल चिल्ड्रन टुगेदर। अब देखो चिल्ड्रन कितने m है, मतलब हम लिख सकते हैं ना 2a, तो 2a इंटू चिल्ड्रन। अब देखो अगर मैं इसका और इसका यूज़ करता हूँ, सॉरी इसका, ये एफिशिएंसी इसका रेशियो था ना, तो इसके हिसाब से देखो m3 है, यहाँ पर भी m3 है, इसका मतलब c आपके पास 2 ही होगा, तो यहाँ पर चिल्ड्रन की एफिशिएंसी हम 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास क्या, देखो 2 वुमेन और सारे के सारे चिल्ड्रन, ठीक है, ये मिलकर
2.5 डेज में काम को कंप्लीट कर लेते हैं, मतलब हम बोल सकते हैं ना इंटू 5/2 इक्वल टू टोटल वर्क। अब टोटल वर्क आपके पास क्या आ जाएगा, अगेन आप वही चीज़ कर सकते हैं, आप इसको यूज़ कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। मतलब क्या 2a इंटू चिल्ड्रन कितना 2 इंटू 15/4, ठीक है। यहाँ से अगर हम बात करें, ये आपके पास 2 टाइम्स क्या, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये आपके पास 3 टाइम्स क्या, मतलब 6a यहाँ पर आया, ठीक है। ये आपके पास कितना हो गया, ये आपके पास हो गया 4a प्लस 8, तो a की वैल्यू कितनी है आपके पास 4 है, a की वैल्यू आपके पास 4 आ गई, मतलब ये वैल्यू आपके पास कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। और ये वैल्यू आपके पास कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, फाइन। अब अगर हम बात करते हैं इस इक्वेशन में पुट करने की, तो इस इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो x की वैल्यू आपको निकालनी है, चिल्ड्रन की एफिशिएंसी 2 है, ठीक है, वो 3 डेज में काम करते हैं। उसके बाद 3 वुमेन, तो 3 वुमेन की एफिशिएंसी हमें पता है कितनी है 4 है, इंटू 3, ठीक है, ये इक्वल टू इसके टोटल वर्क के। अब टोटल वर्क आपका कितना हो जाएगा, अगेन आप वही चीज़ करेंगे, क्या इसको यूज़ कर लीजिए, तो हम बोल सकते हैं ना, ये आपके पास चिल्ड्रन कितने हैं 8 है, तो 8 इंटू, और हर एक चिल्ड्रन की एफिशिएंसी कितनी है 2 है, 2 इंटू 15/4, ठीक है। ये आपके पास 2 टाइम्स क्या, कितना हो गया 60 हो गया ये आपका, फाइन। ये आपके पास कितना हो गया 36 हो गया, तो मतलब क्या कि 6x इक्वल टू इसका है 24 क्या रहा है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 4 हो जाएगी। मतलब क्या सिर्फ थर्ड से मैं इसके आंसर को फाइंड आउट कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओनली थर्ड इज सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन, फाइन। आई होप समझ में आ गया होगा, थैंक यू सो मच। इस क्वेश्चन में क्या है, उसने बोला है कि अश्विन लेंड्स अ सम ऑफ मनी टू हिज फ्रेंड फॉर 8 ईयर्स, ठीक है, टाइम पीरियड दिए हुए 8 ईयर्स। उसने बोला कि ही चार्ज्ड 6% रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर सम ईयर, ठीक है, इसमें से कुछ मंथ के लिए वो सिंपल इंटरेस्ट लगाता है 6% की रेट से, 8% रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर नेक्स्ट सम ईयर, फिर कुछ साल के लिए वो फिर सिंपल इंटरेस्ट लगाता है 8% की रेट से, एंड 10% रेट फॉर ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द रिमेनिंग 2 ईयर्स, बाकी के 2 साल वो क्या करता है कंपाउंड इंटरेस्ट लगाता है 10% की रेट से, ठीक है। व्हाट वाज द टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय अश्विन आफ्टर 8 ईयर, तो 8 ईयर के बाद उसने कितना अमाउंट मिलेगा, हमें ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। स्टेटमेंट फर्स्ट पढ़ते हैं, चलो। उसने क्या बताया कि टोटल सिंपल इंटरेस्ट फॉर इनिशियल 6 ईयर इज़ इतना, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, जो भी इसने अमाउंट स्टार्टिंग में लगाया, मान लेते हैं कितना 100x रुपीज़ लगाया, ठीक है, तो इसमें से t ईयर्स के लिए है ना उसने 6% की रेट लगाई, प्लस बाकी का आपके पास जो 100x है वो 6 - t ईयर्स के लिए उसने 8% की रेट लगाई, और ये सब बराबर है 2050 के। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ मेरे पास 2 वेरिएबल्स हैं यहाँ पर, है ना, इसका मतलब क्या है, स्टेटमेंट फर्स्ट से तो आप आंसर को फाइंड आउट नहीं कर सकते हो। सेकंड की अगर हम बात करें, उसने बोला है कि द इन्वेस्टमेंट टाइम ऑफ अश्विन फॉर 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 1 मोर देन जो उसका टाइम पीरियड है 8, तो ये हम कर सकते हैं बिकॉज टोटल टाइम जो आपके पास यहाँ पर था T1 + T2 वो 6 मंथ्स था, ठीक है, और उसने बोला कि ये जो आपका T1 है वो T2 से 1 ज़्यादा है। इसका मतलब क्या होगा, ये आपके पास T1 कितना हो जाएगा 7/2, 3.5 ईयर्स हो जाएगा, ठीक है। अगर ये आपके पास 3.5 ईयर्स है तो सेकंड आपके पास कितना हो जाएगा 2.5 ईयर्स हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या क्या टाइम पीरियड आ गया, बट आपके पास कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है रुपीज़ में, तो हम ये चीज़ फाइंड आउट नहीं कर सकते कि इसको अमाउंट कितना मिलेगा, है ना। तो सेकंड भी सफिशिएंट नहीं है, आपको टाइम पीरियड पता चल रहा है यहाँ पर, बट सफिशिएंट आपके पास नहीं है, तो इसलिए इससे भी नहीं पता चल सकता। थर्ड की अगर हम बात करते हैं तो टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड एट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 2 ईयर्स, वो इतना है। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ,
मतलब हम ये बोल सकते हैं ना कि अगर उसने टोटल अमाउंट कितना लगाया था 100 या फिर P मान लो, चलो P लगाया था, तो 2 साल के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट से मतलब कि 21% ये इक्वल टू है 1050 के। तो यहाँ से अगर हम देखें हमारे पास प्रिंसिपल की वैल्यू आ जाएगी, बट प्रिंसिपल से हमें 6% पर कितना इंटरेस्ट मिला, 8% पर कितना इंटरेस्ट मिला है, बिकॉज हमें टाइम पीरियड नहीं पता ना, तो सिर्फ थर्ड से भी हम इसके आंसर को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ आपसे फर्स्ट और सेकंड की, तो इन दैट केस देखिए सेकंड से आपके पास इस टी की वैल्यू पता है, आपके पास ये टाइम पीरियड पता है, तो यहाँ से हम प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। अगर आपके पास प्रिंसिपल पता हो गया और आपको पता है कि आपने सिंपल इंटरेस्ट 6% पे कितने टाइम के लिए दिया था, 8% कितने टाइम के लिए दिया था, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का ऑलरेडी पता ही है, इसका मतलब क्या फर्स्ट और सेकंड से हम इसके आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब मैं टोटल अमाउंट निकाल सकता हूँ। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ फर्स्ट और थर्ड की, तो फर्स्ट और थर्ड के केस में आपके थर्ड से प्रिंसिपल आपको पता है, इसका मतलब आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, है ना, ये आपको पता है। अगर आपको ये पता है तो ऑब्वियसली आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट और थर्ड से भी मेरे को टाइम पीरियड पता चल गया, मेरे को प्रिंसिपल पता चल गया, इसका मतलब मैं टोटल अमाउंट निकाल सकता हूँ। तो इससे आंसर भी आ सकता है आपके पास। अगर मैं बात करता हूँ सेकेंड और थर्ड की, इन दैट केस देखिए सेकेंड और थर्ड में अगर हम बात करें, सेकेंड से आपके पास टाइम पीरियड सारे आ रहे हैं, ठीक है, और थर्ड से हमारे पास प्रिंसिपल हमें मिल रहा है, तो यहाँ से भी हम इसके आंसर को निकाल सकते हैं। इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एनी टू इज सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन। ओके, सो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, उसने हमसे बोला है कि अ 36 लीटर्स मिक्सचर N इज फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग क्वांटिटी ऑफ एल्कोहल फ्रॉम वेसल P, Q एंड R रिस्पेक्टिवली। ओके, आपके पास एक मिक्सचर बनाया जाता है 36 लीटर्स का मिक्सचर N, किसके थ्रू, एल्कोहल लेकर फ्रॉम वेसल P, Q एंड R। ठीक है, व्हाट इज द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ एल्कोहल इन वेसल P एंड Q टुगेदर। ओके, तो P और Q में आपके पास टोटल इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी एल्कोहल की, हमें ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, स्टेटमेंट फर्स्ट पढ़ते हैं, चलिए। उसने हमें क्या बताया कि क्वांटिटी ऑफ एल्कोहल इन मिक्सचर N फ्रॉम वेसल P, Q एंड R इज इतना इतना इतना, इतना रिस्पेक्टिवली। ओके, इसका मतलब अगर हम बात करें, ये जो आपके पास N है, ठीक है, P, Q और R से किस रेशियो में, 4:5:3 में है। इसका मतलब P से आपके पास कितना लिया गया था, अगर हम देखेंगे 36 को अगर मैं इस रेशियो में डिवाइड करता हूँ 3 टाइम्स, मतलब 12 लीटर्स लिया गया। ठीक है, Q से 15 लीटर्स लिया गया और R से कितना लिया गया, 9 लीटर्स लिया गया। ठीक है, हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिल गई। और उसके बाद द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ एल्कोहल इन वेसल Q इज़ 4 लीटर मोर देन दैट ऑफ वेसल R। ओके, और अगर हम बात करें इनिशियल क्वांटिटी जो वेसल Q की है वो 4 लीटर ज़्यादा है किससे, R से। ठीक है, इनिशियली 4 लीटर्स। इसका मतलब क्या हुआ, देखो आपके पास स्टार्टिंग में ये लिया P है, ये Q है और ये R है। ठीक है, आपने क्या किया, अगर मैं स्टेटमेंट फर्स्ट की बात करता हूँ तो 12 लीटर्स आपने P से लिया, 15 लीटर्स आपने Q से लिया और 9 लीटर्स आपने R से लिया, और उससे आपने क्या बना दिया, ये मिक्सचर N बना दिया। ठीक है, तो आपके पास अगर हम बात करें इनिशियली Q में कितना था, तो हम कैसे कर सकते हैं, आपके पास देखो 15 लीटर्स जो आपने N में मिक्स कर दिया, प्लस जो आपके पास Q में रिमेनिंग है, माइनस अगर हम R की बात करते हैं तो बोल सकते हैं ना कि देखो यहाँ पर R से आपने 9 लीटर्स लिया था, प्लस R में जो आपके पास रिमेनिंग है। ठीक है, ये इक्वल टू किसके, 4 के। मतलब ये हमारे पास एक इक्वेशन मिल रही है, बट यहाँ से हम ये चीज़ फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे कि आपके पास इनिशियली कितनी कितनी क्वांटिटीज़ थी। तो इसका मतलब फर्स्ट अलोन तो सफिशिएंट नहीं है, इतना क्लियर हो गया। ठीक है, अगर मैं स्टेटमेंट सेकंड की बात करता हूँ तो स्टेटमेंट सेकंड में उसने क्या बोला है कि द रेशियो ऑफ रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ वेसल Q एंड R इज़ इतना रिस्पेक्टिवली। अच्छा, मतलब क्या, आपके पास Q में जो रिमेनिंग है और R में जो रिमेनिंग है उसका रेशियो उसने 5:6 दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑब्वियसली सिर्फ सेकंड से भी हम इसके आंसर को नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, थर्ड एक बार चेक कर लेते हैं, थर्ड में हमारे पास कितनी इन्फॉर्मेशन है।
उसने बोला है कि इफ़ 25% ऑफ द रिमेनिंग एल्कोहल इन वेसल P इज रिप्लेस्ड बाय वाटर। ठीक है, मतलब क्या, आपके पास P में जो रिमेनिंग था, ठीक है, इसका 25% और आई कैन से 1/4, अगर इतने पार्ट को हम रिप्लेस कर दें वाटर से, देन द न्यू क्वांटिटी ऑफ एल्कोहल इन वेसल P बिकम्स 9 लीटर्स। तो आपके पास जो क्वांटिटी ऑफ एल्कोहल बचेगा वेसल P में वो कितना होगा, 9 लीटर्स होगा। इसका मतलब क्या हुआ, देखो आपके पास P में रिमेनिंग जो था इनिशियली वो तो सबके सब आपके पास एल्कोहल ही था। अब आपने अगर इसका 1/4 रिप्लेस कर दिया वाटर से, तो आपके पास बाकी का बचा हुआ जो 3/4 है वही तो आपका क्या होगा, एल्कोहल बचा हुआ होगा ना, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि 3/4 आपके पास 9 लीटर्स के बराबर है। इसका मतलब टोटल आपके पास ये जो P में रिमेनिंग था वो कितना होगा, हम निकाल सकते हैं आपके पास 9 × 4/3 और आई कैन से 12 लीटर्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या कि P में जो रिमेनिंग है वो आपके पास कितना है, 12 लीटर्स है। ठीक है, आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल गई, बट क्या यहाँ से हम ये चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपके पास इनिशियली कितना था, नहीं, अभी हम उसको भी नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या स्टेटमेंट्स जोड़ कर हम इसके आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। देखिए, अगर हम बात करें स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड की, ठीक है, इन दैट केस देखो हमारे पास एक ये इक्वेशन है। ठीक है, अगर मैं इस इक्वेशन को यहाँ पर लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ ना कि 6 प्लस जो आपके पास Q में रिमेनिंग है माइनस जो आपके पास R में रिमेनिंग है वो इक्वल टू 4 के, और आई कैन से कि आपके पास जो R में रिमेनिंग है माइनस जो आपके पास Q में रिमेनिंग है वो इक्वल टू 2 के। ठीक है, ये बोल सकते हो ना। अब अगर हम सेकंड को इसमें यूज़ करें, इन दैट केस देखो यहाँ पर आपके पास 6k माइनस 5k इक्वल टू 2 और आई कैन से k इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से हम एक चीज़ बोल सकते हैं ना कि आपके पास जो Q में रिमेनिंग था वो कितना, 10 लीटर्स, R में जो रिमेनिंग वो कितना, 12 लीटर्स। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम बात करें, आपके पास हमें ये तो पता चल जाएगा कि Q में इनिशियली कितना था। कैसे, आपके पास देखो जो रिमेनिंग बचा हुआ था Q में वो 10 था, और आपने कितना ऐड करा था Q में, आई मीन मिक्सचर N में 15 लीटर्स, तो बता सकते हैं ना, ये तो आपके पास 25 था। और अगर हम बात करते हैं आपके पास जो R इनिशियली था वो कितना हो जाएगा आपके पास, 12 + 9 इज इक्वल्स टू 21। ठीक है, अब क्या मैं P का इनिशियली निकाल सकता हूँ सिर्फ फर्स्ट और सेकंड से, नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि मुझे ये पता है कि P से आपने N में कितना ऐड करा था, बट P में रिमेनिंग कितना है आपको ये चीज़ नहीं पता है। ठीक है, उसके लिए हमें थर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। थर्ड में आपके पास 12 लीटर्स क्या है, रिमेनिंग है। इसका मतलब आपके पास P में इनिशियली कितना होगा, टोटल 24 लीटर्स। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है, मतलब फर्स्ट सेकेंड और थर्ड का यूज़ करके, कि आपके पास इनिशियली जो P और Q की क्वांटिटी थी वो कितनी थी। ठीक है, आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अब इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, उसने बोला है कि स्पीड ऑफ बोट Q while traveling upstream is 20% less than the speed of the stream। ठीक है, उसमें बात करिए क्या कि जो आपके पास स्पीड है बोट Q की while traveling upstream, मतलब स्पीड Q की upstream वो 20% लेस है, और आई कैन से 4/5 है जो स्ट्रीम की स्पीड है। ठीक है, उसके बाद अपस्ट्रीम डिस्टेंस कवर्ड बाय 2 बोट्स, बोट Q एंड R इन 16 आवर्स एंड 24 आवर्स आर इन द रेशियो इतना रिस्पेक्टिवली। ओके, इसका मतलब जो आपके पास अपस्ट्रीम डिस्टेंस कवर करता है Q, मतलब स्पीड ऑफ Q अपस्ट्रीम इंटू 16 आवर्स डिवाइडेड बाय जो स्पीड है R की अपस्ट्रीम इंटू 24 आवर्स, उसका रेशियो है 8:3। मतलब आपके पास 8 टाइम्स गया, 2 टाइम्स गया, 4 टाइम्स गया। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ना कि स्पीड ऑफ Q अपस्ट्रीम अपॉन स्पीड ऑफ R अपस्ट्रीम इक्वल टू 4/1 के है। ठीक है, इसके बाद देखिए उस टाइम से बोला कि व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ बोट P, Q एंड R इन स्टिल वाटर, हमें ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट लिख लेते हैं हम लोग। उसने हमें क्या बताया कि द रेशियो ऑफ अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट R टू द स्पीड ऑफ बोट P इन स्टिल वाटर इज इतना। ठीक है, मतलब जो आपके पास स्पीड है
आर की अप स्ट्रीम में, ठीक है, और जो आपके पास स्पीड है पी की, तो इसको हम पी ही मान लेते हैं। स्टिल वाटर में बोला है ना, उसका रेशियो 2:15 दिया हुआ है, ठीक है। और उसने बोला है कि ऑल्सो द डिस्टेंस कवर्ड बाय बोट क्यू वाइल ट्रेवलिंग डाउन स्ट्रीम इन 15 आवर्स इज इतना, ठीक है। मतलब क्या, अगर हम बात करें आपके पास 420/15, ये स्पीड दी हुई होगी किसकी, बोट क्यू की डाउन स्ट्रीम में, और आई कैन से ये आपके पास हो जाएगा कितना, 28, ठीक है। तो क्या सिर्फ फर्स्ट से हम स्पीड्स निकाल सकते हैं पी क्यू आर की? देखिए, अगर हम यहाँ पर देखें, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो अगर हम स्पीड ऑफ बोट क्यू की बात करें, q माइनस एस अपॉन एस इज इक्वल्स टू 4/5, और आई कैन से कि 5q माइनस 5s इज इक्वल्स टू 4s, और आई कैन से 5q इज इक्वल्स टू 9s, और q अपॉन s इज इक्वल्स टू 9/5। हम ये चीज़ बोल सकते हैं ना, ठीक है। अब हम एक चीज़ जानते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, q प्लस एस, राइट। तो इसका मतलब अगर हम इसको ऐड करेंगे तो बोल सकते हैं कि 14k इक्वल टू किसके, 28k, और आई कैन से k इक्वल टू 2k। अगर k इक्वल टू 2k है, मतलब आपके पास यहाँ से हम क्या चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं कि q की बोट की स्पीड स्टिल वाटर में कितनी है, 18 है, ठीक है। s की स्पीड मतलब स्ट्रीम की स्पीड कितनी है, 10 है, हमें इतना पता चल गया। इसके बाद अगर हम बात करें, अब देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं ना कि आपके पास q माइनस एस डिवाइडेड बाय r माइनस एस इज इक्वल्स टू 4/1, ठीक है। ये आपके पास पता है कितना है, 8 है, ठीक है। ये आपके पास 2 टाइम्स गया, ठीक है, कितना हो गया, ये आपके पास जाएगा r माइनस 10 इज इक्वल्स टू 2, मतलब r की वैल्यू आपके पास 12 आ गई, ठीक है। आपको q पता चल गया, r पता चल गया, क्या हम p को फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पर? हाँ, इसको यूज़ करके हम p को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज सफिशिएंट टू आंसर दीज क्वेश्चंस। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब अगर मैं स्टेटमेंट सेकंड की बात करता हूँ, इन दैट केस देखिए, उसने क्या बोला है कि स्पीड ऑफ बोट p वाइल ट्रेवलिंग अप स्ट्रीम एंड स्पीड ऑफ बोट r इन स्टिल वाटर आर इन द रेशियो इतना, ठीक है। मतलब आपके पास जो p की स्पीड है अप स्ट्रीम में, p माइनस यू अपॉन r की, r इज इक्वल्स टू 5/12 है, ठीक है। और स्ट्रीम की स्पीड उसने दी हुई 10, मतलब s की वैल्यू आपके पास 10 है, ठीक है। अब देखो, अगर आपके पास s की वैल्यू 10 है, तो यहाँ पर यूज़ करके हम क्या निकाल सकते हैं, q की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, राइट। अगर आपको q की वैल्यू पता चल गई, इन दैट केस यहाँ से पुट करके हम r की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। आपके पास r की वैल्यू आ जाएगी, आप यहाँ पर पुट करके, सॉरी ये p माइनस एस होगा, स्ट्रीम की स्पीड है ना, ठीक है। तो यहाँ से आप s की वैल्यू पता है, r की वैल्यू पता है, p की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसका मतलब क्या, आपके पास यहाँ से भी ये तीनों वैल्यूज़ फाइंड आउट हो जाएंगी, तो सेकंड अलोन भी सफिशिएंट है, ठीक है। थर्ड की अगर हम बात करें तो थर्ड में क्या गिवन है, देखिए उसने बोला है कि डिफरेंस बिटवीन द स्पीड ऑफ बोट क्यू इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इतना, मतलब क्या कि q माइनस एस आपके पास 8 होगा, ठीक है। हमेशा ये चीज़ याद रखिएगा, जो भी बोट की स्पीड होती है स्टिल वाटर में, वो हमेशा आपके पास स्ट्रीम की स्पीड से ज़्यादा होगी, ठीक है। यहाँ पर अगर डिफरेंस दिया हुआ है तो हम ये चीज़ कंसिडर नहीं करेंगे कभी कि s माइनस क्यू होगा, ठीक है। इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा। तो q माइनस एस 8 के बराबर दिया हुआ है, और आगे उसने बोला है एंड द डिफरेंस बिटवीन डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट p एंड डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट r इज इतना, ठीक है। मतलब क्या कि p प्लस एस माइनस r प्लस एस, और आई कैन से r प्लस एस माइनस p प्लस एस, ठीक है। ये इक्वल टू दिया हुआ है किसके, 3 के। तो आपके पास यहाँ से अगर हम देखें, हमारे पास दो इक्वेशंस आएंगी, आपके पास p माइनस r इक्वल टू 3 और r माइनस p इक्वल टू 3,
ठीक है, हमारे पास 2 इक्वेशंस आ रही है, तो क्या सिर्फ थर्ड से आप इसके आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं? देखिए, अगर आपके पास q माइनस एस दिया हुआ है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, आप यहाँ से इसका यूज़ करके q की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, s की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, q की वैल्यू आपके पास आ जाएगी कितनी, 18, s की वैल्यू आ जाएगी 10, ठीक है। अगर आपको q की वैल्यू पता है, s की वैल्यू पता है, तो आप r की वैल्यू निकाल सकते हैं। r आपके पास कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब आपके पास प्रॉब्लम आती है p की। अगर हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है, इन दैट केस क्या हो जाएगा आपके पास, p की वैल्यू आएगी 15, लेकिन अगर हम इसका यूज़ करते हैं, इन दैट केस p की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, 9 आएगी, राइट। तो यहाँ से हमें p और r की वैल्यू क्लियर नहीं मिल रही है, ठीक है, सिर्फ p की वैल्यू आपके पास 2 आ रही है। तो इसका मतलब क्या है कि थर्ड अलोन सफिशिएंट नहीं है इसके आंसर को फाइंड आउट करने के लिए। अगर आपके पास इन केस p की वैल्यू कोई एक ही आती, तो हम बोल सकते थे कि हाँ, सिर्फ थर्ड से भी इसके आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं, बट यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, नहीं, थर्ड से हम इसके आंसर को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, इसने बोला है कि अ बोट कवर्स 100 किलोमीटर्स ऑन सैटरडे and 10 kilometers less on Sunday while traveling upstream and downstream both। ओके, मतलब क्या हुआ, देखो उसने बोला कि सैटरडे को एक जो बोट है वो टोटल कितना चलती है, 100 किलोमीटर्स चलती है, ठीक है, और संडे को 90 किलोमीटर्स कम, 10 किलोमीटर्स कम, तो कितना 90 किलोमीटर्स चलती है, ठीक है। और ये डिस्टेंस क्या लिया हुआ है आपके पास, जो वो डिस्टेंस चलता है अप स्ट्रीम में प्लस जो वो डिस्टेंस चलता है डाउन स्ट्रीम में। सिमिलरली संडे को भी दिया हुआ है डिस्टेंस अप स्ट्रीम प्लस डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम, ठीक है। उसके बाद टोटल टाइम टेकन फॉर ट्रैवलिंग बोथ अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस ऑन सैटरडे इज़ 20 आवर्स, ठीक है। मतलब क्या, सैटरडे को टोटल टाइम कितना लगता है, 20 आवर्स लगते हैं, ठीक है, एंड ऑन संडे इज़ 10 आवर्स एंड 15 मिनट्स। इसका मतलब संडे को अगर हम बात करें कितना टाइम है, 10 आवर्स और 15 मिनट्स है, तो हम बोल सकते हैं 41/4 आवर्स, ठीक है। उसके बाद द डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस कवर्ड ऑन बोथ द डेज आर इक्वल, ठीक है। इसका मतलब क्या, आपके पास ये दोनों डिस्टेंसेस क्या हैं, वो इक्वल है। एंड द स्पीड ऑफ बोट वाइल ट्रेवलिंग अप स्ट्रीम ऑन सैटरडे एंड संडे is 50% less and 20% less than their respective speed of boat in downstream, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो स्पीड है बोट की अप स्ट्रीम में, जैसे कि सैटरडे को, ठीक है, वो अप स्ट्रीम में वो 50% लेस है। मतलब क्या, 1/2 है किससे, जो स्पीड है सैटरडे को बोट की डाउन स्ट्रीम में, ठीक है। सिमिलरली जो स्पीड है संडे को अप स्ट्रीम में वो 20% लेस है। इसका मतलब 4/5 है किससे, जो स्पीड है संडे को डाउन स्ट्रीम में, ठीक है। उसके बाद ऑल्सो द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम ऑन सैटरडे एंड ऑन संडे इज इतना। इसका मतलब जो आपके पास स्पीड है बोट की सैटरडे को डाउन स्ट्रीम में और जो स्पीड है बोट की संडे को डाउन स्ट्रीम में, उन दोनों का रेशियो 4:5 दिया हुआ है, ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके बाद उसने बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट या फिर स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ठीक है। तो इसको किस तरीके से करेंगे, देखिए आपके पास अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूँ, देखो हमें पता है ना कि टोटल इनको टाइम कितना लगता है, 20 आवर्स लगते हैं। तो हम एक चीज़ बोल सकते हैं ना कि ये जो आपके पास 20 है वो इक्वल टू किसके, जितना टाइम लगता है अप स्ट्रीम में, ठीक है, मैं सैटरडे की बात कर रहा हूँ, प्लस जितना टाइम लगता है डाउन स्ट्रीम में, ठीक है। तो इसका मतलब 20 इक्वल टू किसके हो जाएगा, देखो अप स्ट्रीम में कितना डिस्टेंस उन्होंने चला है। हम एक चीज़ जानते हैं कि डाउन स्ट्रीम में आपके पास जो डिस्टेंस है वो सेम है, ठीक है। तो अप स्ट्रीम में डिस्टेंस हम कितना ले सकते हैं, हम बोल सकते हैं ना इसको 100 माइनस जितना डिस्टेंस है डाउन स्ट्रीम में, ठीक है, डिवाइडेड बाय जो आपकी स्पीड है अप स्ट्रीम में, ठीक है, प्लस सिमिलरली अगर हम बात करें डाउन स्ट्रीम में जितना टाइम लगा है तो डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस
डिवाइडेड बाय जो स्पीड है डाउन स्ट्रीम में। ये हमने बात करी है सैटरडे की, ठीक है। अब एक चीज़ को समझिए, अगर मैं इस रेशियो के हिसाब से देखूं, आपके पास ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए 4, अगर ये 4 है तो ये आपके पास 2 होगा, और ये अगर ये आपके पास 5 है, यहाँ पर 5 ही दिए हुए है तो ये आपके पास 4 होगा। मतलब क्या, ये जो आपके पास रेशियो आया उसका वेरिएबल सेम ही रहेगा। तो हम एक चीज़ बोल सकते हैं ना यहाँ पर देखो कि 100 माइनस जो डिस्टेंस है डाउन स्ट्रीम में अपॉन, यहाँ बात हो रही है स्पीड की अप स्ट्रीम में कब, सैटरडे को, मतलब कितनी हो जाएगी आपके पास 2, तो 2 के बोल सकते हैं, प्लस अगर हम यहाँ पर ये डी डी रहेगा, और डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी हो जाएगी 4 के, ठीक है। ये इक्वल टू किसके 20 के है, ठीक है। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर ऊपर और नीचे मल्टीप्लिकेशन करा दूँ 4 का, तो आपके पास देखो यहाँ पर तो 80 के हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास 200 माइनस 2 डी डी हो जाएगा, प्लस ये आपके पास डी डी हो जाएगा, ठीक है। इसको और क्या लिख सकते हैं, 80 के इक्वल टू 200 माइनस डी डी, ठीक है। ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई, फाइन। इसी तरीके से हम बात कर सकते हैं संडे की भी, क्या कि आपके पास 41/4 इक्वल टू किसके हो जाएगा, जितना टाइम लगता है अप स्ट्रीम में। अब अप स्ट्रीम में अगर हम बात करें टाइम की, तो डिस्टेंस की हम बात करेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना 90 माइनस डिस्टेंस जो है आपके पास डाउन स्ट्रीम में, डिवाइडेड बाय, अब देखो ये दोनों सेम थे ना, तो हमने इसीलिए इसको इसके रिस्पेक्ट में लिया है, जितनी आपके पास स्पीड है अप स्ट्रीम में संडे को, मतलब 4 के, ठीक है, प्लस आपके पास डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस डी डी है डिवाइडेड बाय 5 के, ठीक है। अगर मैं मल्टीप्लिकेशन कराऊँ 20 के से और डिवाइड कराऊँ 20 के से, इसका मतलब 5, तो ये 205 के इज इक्वल्स टू, ये आपके पास 5 टाइम्स तो 450 माइनस 5 डी डी प्लस 4 डी डी, ठीक है। तो ये आपके पास कितना हो गया, इसको हम लिख सकते हैं 205 के इक्वल टू 450 माइनस डी डी। ये आपके पास सेकंड इक्वेशन है। अगर हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन का यूज़ करेंगे, इन दैट केस एक चीज़ बोल सकते हैं ना कि आपके पास 205 के माइनस 450 इक्वल टू किसके है 80 के माइनस 200, ठीक है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ये आपके पास कितना हो जाएगा 125 के इज इक्वल्स टू 250, और आई कैन से के इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। अगर k की वैल्यू आपके पास 2 है तो इसका मतलब आपको क्या पता चल गया, यहाँ पर ये सारी स्पीड्स फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब उसने क्वेश्चन में हमसे क्या बोला था कि क्या क्या चीज़ आप निकाल सकते हैं, इसमें से क्या क्या ट्रू है। तो देखो सबसे पहले टोटल टाइम टेकन ऑन बोथ डेज ट्रेवलिंग डाउन स्ट्रीम डिस्टेंसेस 9 आवर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि ये प्लस ये आपके पास 9 आवर्स के बराबर है। उसके लिए हमें डी डी की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो देखो अगर मैं कोई भी एक इक्वेशन ले लूँ, जैसे कि अगर मैं इस इक्वेशन को ले लूँ, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं ना इसको आपके पास 160 माइनस 200 इज इक्वल्स टू माइनस डी डी, और आई कैन से डी डी आपके पास 40 है, ठीक है। तो अगर मैं इसको यूज़ करूँगा ये आपके पास कितना हो जाएगा 40 अपॉन 8 प्लस 40 अपॉन 10, ठीक है। तो देखो आपके पास 4 5 मतलब टोटल कितना आ रहा है 9 आ रहा है ना, ठीक है। और उसने यही चीज़ बोलती है, इसका मतलब फर्स्ट आपके पास ट्रू है, ठीक है। सिमिलरली सेकंड की उसने क्या बोला है कि टाइम टेकन टू ट्रैवल 80 किलोमीटर्स अप स्ट्रीम ऑन संडे इज़ इतना, ठीक है। अच्छा, अप स्ट्रीम में स्पीड कितनी होगी उसकी, अगर हम बात करें आपके पास संडे की बात करिए उसने, संडे अप स्ट्रीम मतलब क्या 8 हो जाएगी, ठीक है। तो उसको कितना टाइम लगना चाहिए 80 अपॉन 8 10। इसका मतलब सेकंड आपके पास क्या वैल्यू गलत है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। हमारे पास के की वैल्यू अगर आ गई थी तो ऑब्वियसली हम ये सारी स्पीड्स निकाल सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर आंसर को फाइंड आउट कर रहे हैं। तो सेकंड हमारे पास रॉन्ग हुआ। थर्ड वो क्या बोल रहा है कि टोटल अप स्ट्रीम डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बोट ऑन सैटरडे इन 11 आवर्स है इतना, ठीक है। सैटरडे की अगर हम बात करें
तो अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी देखो 2 है, तो 2 इंटू 2 मतलब 4 हो जाएगा, तो 11 आवर्स में कितना 44, ये आपके पास ट्रू है। तो फर्स्ट आपके पास ट्रू, थर्ड आपके पास ट्रू, ठीक है। फोर्थ वो क्या बोल रहा है हमसे कि टाइम टेकन बाय द बोट ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ठीक है, टू कवर अप स्ट्रीम डिस्टेंस ऑन सैटरडे इज 10 आवर्स, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें अप स्ट्रीम डिस्टेंस सैटरडे को कितना होगा, तो देखो आपके पास यहाँ पर सैटरडे की बात हो रही है, मतलब 100 माइनस 40 तो कितना हो गया 60 हो गया। आपको डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है 60 अप स्ट्रीम में, ठीक है। और आपके पास जो स्पीड होनी चाहिए बोट की वो स्टिल वाटर की होनी चाहिए। अब स्टिल वाटर की हम कैसे निकाल सकते हैं, सैटरडे को अगर मैं बात करूं तो आपके पास अप स्ट्रीम की स्पीड है कितनी सैटरडे को 4, ठीक है, और आपके पास डाउन स्ट्रीम की स्पीड है कितनी 8, राइट। तो अगर हमें वैल्यू निकालनी है बी की मतलब बोट की स्पीड, तो हम वो कैसे निकाल सकते हैं, इन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 मतलब कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा। तो डिस्टेंस आपके पास 60 है, आपके पास स्पीड कितनी है 6 है, तो मतलब ये भी आपके पास ट्रू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी भी आपके पास ट्रू है। तो ओनली सेकंड मतलब बी जो आपके पास वैल्यू है वो फॉल्स है, बाकी सब आपके पास ट्रू है, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे जो भी मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किए। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है उस टाइम से बोला है कि अ सर्वे वॉज कंडक्टेड अमंग 260 पर्सन डिपेंडिंग अपॉन द लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज दे लाइक फ्रॉम HP, लिनोवो एंड डेल, ठीक है। 3 आपके पास कंपनीज हैं, 260 पर्सन के बीच में एक सर्वे कंडक्ट किया गया कि उनमें से किस किस को ये 3 कंपनीज में से पसंद है, ठीक है। ईच वन ऑफ देम लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द 3 कंपनीज, ठीक है। अब इंफॉर्मेशन क्या दी है उसने, बोला कि नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक बोथ HP एंड डेल बट नॉट लिनोवो आर 25% लेस देन दोज हु लाइक ओनली लिनोवो, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर मैं बात करूं इसको मान लेते हैं, ये आपके पास HP है, ये आपके पास लिनोवो है, ये आपके पास डेल है, ठीक है। तो देखिए वो नंबर ऑफ पर्सन जिनको HP और डेल दोनों पसंद है लेकिन लिनोवो नहीं, मतलब ये 25% लेस है किससे, ओनली लिनोवो से। तो ओनली लिनोवो अगर आपके पास 5x है तो ये आपके पास 4x हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक्स HP बट नॉट डेल, मतलब क्या HP बट नॉट डेल, तो ये प्लस ये हो जाएगा आपके पास, ठीक है। इज 18 मोर देन दोज हु लाइक्स ओनली डेल, मतलब क्या अगर डेल आपके पास y है तो इन दोनों का सम मिलाकर कितना होगा y प्लस 18 होगा, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक्स बोथ लिनोवो एंड डेल आर 20 मोर देन दोज हु लाइक बोथ HP एंड डेल, ओके। नंबर ऑफ पर्सन जिनको दोनों लिनोवो और डेल पसंद है, मतलब क्या हम बोल सकते हैं अगर ये आपके पास Z है और ये आपके पास W है तो हम बोल सकते हैं ना कि Z प्लस W 20 मोर है किससे, देन दोस्त जिनको HP और डेल पसंद है। HP और डेल पसंद है मतलब 4x प्लस Z इक्वल टू 20। तो यहाँ से अगर हम बात करें ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, W इक्वल टू हम लिख सकते हैं 20 प्लस 4x, ठीक है। ये आपके पास हो जाएगा 20 प्लस 4x, फाइन। आगे वो क्या बोलता है कि 20 लाइक्स ऑल 3 कंपनी, मतलब ये आपके पास 20 है, ओके। एंड नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ओनली HP एंड डेल, ठीक है, मीन्स हम बोल सकते हैं कि 4x इज 4 मोर देन दोज हु लाइक ओनली डेल, मतलब क्या 4x माइनस y इज इक्वल्स टू 4k हो जाएगा, ठीक है। ये हम लिख सकते हैं। तो ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई। अब उसने बोला क्या कि फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल हु लाइक ओनली HP एंड लिनोवो, ओके। ओनली HP एंड लिनोवो मतलब उसने इसकी बात पूछी हमसे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन दी है अगर मैं उसका यूज़ करना चाहूँ तो इन दैट केस ये चीज़ बोल सकता हूँ ना, देखो आपके पास y प्लस 18, ठीक है, प्लस 4x प्लस 20 प्लस 20 प्लस 4x प्लस y प्लस 5x। मैंने क्या करा, इंडिविजुअली यहाँ से सबको ऐड कर लिया, ठीक है। इन सब की वैल्यू बराबर 260 की होनी चाहिए, इतना तो हम जानते हैं ना।
ठीक, अगर हम इन सब को ऐड करेंगे ये आपके पास क्या हो जाएगा, देखो 2y प्लस ये मतलब 8 और ये 13x इज इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, ये आपके पास हो गया 58, उस साइड गया तो 202। ठीक है, हमारे पास ये दो इक्वेशंस है। अगर हम इसका यूज़ करें तो आपके पास देखो, अगर मैं इसमें इंटू 2 कर देता हूँ तो हम बोल सकते हैं ना -2y प्लस 8x इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, अगर हम सबको ऐड करेंगे तो ये आपके पास 21x इज इक्वल्स टू 210, मतलब x इज इक्वल्स टू 10 हो जाएगा आपके पास। ठीक है, अगर x आपके पास 10 है, इन दैट केस y की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, 36। ठीक है, इसका मतलब आपके पास ये सारी वैल्यूज़ आ गई। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, ये आपके पास 36 हो गया। ठीक है, ये आपके पास कितना हो जाएगा, 40। इसको मैं अलग पेन से सारी वैल्यूज़ लिख लेता हूँ एक बार, देखिए। ओके, सो जैसे कि क्वेश्चन में उसने हमसे पूछा है कि आपको फाइंड आउट क्या करना है, नंबर ऑफ़ फीमेल्स हु लाइक्स ओनली HP एंड लेनोवो, मतलब आपको यहाँ से, ठीक है, फीमेल्स फाइंड आउट करनी है, राइट। तो एक काम करते हैं, इसको हम n मान लेते हैं, इसको हम m मान लेते हैं, फाइन। तो देखो स्टेटमेंट फर्स्ट में क्या गिवन है, उसने हमें बताया कि नंबर ऑफ फीमेल्स हु लाइक्स ओनली HP इज ट्वाइस द नंबर ऑफ मेल हु लाइक्स द सेम। ठीक है, मतलब क्या, फीमेल्स ओनली HP ट्वाइस है मेल से जिनको ओनली HP पसंद है। ठीक है, एंड द नंबर ऑफ मेल हु लाइक बोथ HP एंड लेनोवो, राइट, नंबर ऑफ मेल जिनको दोनों HP एंड लेनोवो पसंद है। अब यहाँ पर उसने ओनली HP लेनोवो की बात नहीं करी है, मतलब कि आपके पास ये पूरा इस पार्ट की बात कर रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। उसके बाद उसने क्या बोला है कि ये 2 ज़्यादा है किससे, उन नंबर ऑफ फीमेल्स से जिनको ओनली HP पसंद है। ठीक है, 2 मोर देन नंबर ऑफ फीमेल्स जिनको ओनली HP पसंद है। ये HP और ये सेम ही है, फाइन। सो यहाँ से अगर हम बात करें, ऑब्वियसली हम ज़्यादा कुछ फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज सी हमें ये पता है कि n प्लस m इक्वल टू 54 के, बट हम इसको अब किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करें कि आपके पास वैल्यू फाइंड आउट हो किसकी, ओनली HP एंड लेनोवो में फीमेल की। तो ऑब्वियसली हम यहाँ से तो फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। स्टेटमेंट सेकंड की अगर मैं बात करता हूँ तो नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक ओनली HP इज 6 लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक ओनली HP एंड लेनोवो। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास m माइनस n उसने दिया हुआ है 6 के बराबर। तो हम सिर्फ सेकंड से तो आंसर फाइंड आउट नहीं कर सकते, लेकिन अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को जोड़ता हूँ तो आपके पास m प्लस n इज इक्वल्स टू 54। तो हम बोल सकते हैं m इज इक्वल्स टू 30, n इज इक्वल्स टू 24 के हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ आपसे, क्या आप अब इस वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं? तो देखिए, अगर हमारे पास n की वैल्यू 24 है, ठीक है, हमारे पास रेशियो यहाँ पर दिया हुआ था, इसके अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं कि आपके पास फीमेल्स ओनली HP वाली कितनी हो जाएंगी और मेल्स ओनली HP वाले कितने हो जाएंगे। ठीक है, मतलब अगर मैं बात करूँ फीमेल्स ओनली HP वाला, ये आपके पास 16 हो जाएगा, और अगर हम मेल इन HP बात करते हैं ओनली HP, तो ये आपके पास 8 हो जाएगा। ठीक है, हमें इतना पता चल गया। अब अगर हम इसका यूज़ यहाँ पर करते हैं, फाइन, तो इन दैट केस ये आपके पास 16, मतलब आपके पास मेल पता चल जाएंगे जिनको HP और लेनोवो पसंद है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर उसने हमसे पूछा क्या था कि आपको वो फीमेल्स फाइंड आउट करने जिनको HP और लेनोवो पसंद है। मतलब जैसे कि अगर हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट चली कितनी, 18, राइट। तो यहाँ से हम ये चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं कि फीमेल्स जिनको HP और लेनोवो दोनों पसंद है वो कितनी है, वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब आपके पास कितना हो जाएगा, ये देखो, ये आपके पास 20 और m की वैल्यू है 30, मतलब आपके पास टोटल ये कितने, 50। इस 50 में से 18 आपके पास मेल्स हैं जिनको HP और लेनोवो पसंद है, तो फीमेल्स आपके पास बाकी की रिमेनिंग 32 हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पर हम ये चीज़ नहीं फाइंड आउट कर सकते कि इन फीमेल में से कितनी आपके पास ऐसी फीमेल्स है जिनको ओनली HP और लेनोवो पसंद है। तो इसीलिए हम यहाँ से क्या बोलेंगे
कि फर्स्ट और सेकंड दोनों का यूज़ करके भी हम इसके आंसर को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।